एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, ये जो 3 जगह क्लासीफाई हुए भाई, पहला जो यूएस का पार्ट वो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, दूसरा जो है वो है इक्विलिब्रियम निकालना है हमको, और तीसरा जो पार्ट है वो है एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। ये जो चैप्टर है टोटल 3 जगह क्लासीफाई हुए भाई, है ये पूरा एक ही चैप्टर, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमें समझना है। पहले हम समझेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इस वाले पार्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है। फिर इक्विलिब्रियम कैसे आता है, कैसे डिटर्मिनेशन होता है, इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है इनकम का, जीडीपी वगैरह का। और तीसरे वाले पार्ट में सीखेंगे कि एक्सेस और डेफिसिट डिमांड क्या होती है। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों की दोनों चीज़ें इसके अंदर कंपलसरी है, और नेशनल इनकम से भी इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये, और स्कोरिंग यूनिट है नेशनल इनकम से ज़्यादा। अकेली 12 मार्क्स की जो है ये यूनिट आपकी 10 से 12 मार्क्स, 10 की तो वही आ रही है नेशनल इनकम, तो अकेली ये नेशनल इनकम से भी ज़्यादा मार्क्स में वेटेज रखती है। तो बहुत ही ज़्यादा इसको ध्यान से सीखेंगे कि ये क्या है। हमने अभी तक क्लास 11th में सिर्फ ये पढ़ा था डिमांड क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने भाई ये पढ़ा कि भाई डिमांड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी कंज्यूमर बाय करने के लिए रेडी होता है वो जो है डिमांड होती है, ठीक है। लेकिन वो तो माइक्रो के अंदर हमने पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो की। मैक्रो के अंदर जो बात होती है वो बात होती है पूरी की पूरी इकोनॉमी की। अब हम किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल डिमांड की हम स्टडी करते हैं माइक्रो के अंदर, वही मैक्रो के अंदर अब इंडिविजुअल ना रहकर अब पूरी की पूरी इकोनॉमी की डिमांड की स्टडी करनी है। तो वो जो हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड की हम जो स्टडी करते हैं उसी को ही एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में एडी के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर on the domestically produced goods and services during a period of an accounting year। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है कि एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको, उनके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है अगर हम उसका सम कर दें तो वो जो है एग्रीगेट डिमांड होती है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भाई चाहे हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर लें, चाहे हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर लें, या चाहे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात कर लें, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं दोनों सेम ही चीज़ें? अरे भाई जब खर्चा करोगे, जब डिमांड जब तक पैसे ही नहीं खर्च करेंगे तो कुछ चीज़ खरीदेंगे कैसे? बिना खर्च करे तो कोई चीज़ आएगी नहीं। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। क्या बोला उसने? एग्रीगेट डिमांड क्या है? उसने बोला कि भाई एक साल के अंदर अंदर एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे जितने भी पैसे खर्च होते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में खर्च होता है एक साल के अंदर अंदर, उसको एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। या बेटा सिंपल और साधारण शब्दों में ये भी कह सकते हो, पूरा देश एक साल के अंदर अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, पूरा देश एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक साल के अंदर अंदर उनकी जितनी भी डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड होती है, ये भी कह सकते हो। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि जब तक खर्चा ही नहीं करेंगे तो कोई चीज़ खरीदेंगे कहाँ से? बिना खर्चा करे तो कोई चीज़ आएगी ही नहीं, तो खर्चा करना पड़ेगा। तो वही बात तो वही है, खर्चे से गिनो या डिमांड से गिनो, बात एक ही होती है।
तो एक साल के अंदर अंदर एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनकी जो टोटल डिमांड होती है, उनको जो खरीदने के लिए जो लोग कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, वो जो है एग्रीगेट डिमांड होती है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये जो एग्रीगेट डिमांड या ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, ये बेटा एक्सपेक्टेड है। क्या है ये एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल हमें क्या पता, एक्चुअल इससे ज़्यादा भी हो सकती है, एक्चुअल इससे कम भी हो सकती है, एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है। हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी इतनी डिमांड हो सकती है, तो ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल इससे ज़्यादा भी हो सकती है, एक्चुअल इससे कम भी हो सकती है। तो हम जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं, ये एक एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है। या एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल नहीं है। चलो जी ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि एक साल के अंदर अंदर एक देश के अंदर जो भी फाइनल और गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, उनकी टोटल डिमांड एक्सपेक्टेड कितनी होने वाली है, वो एग्रीगेट डिमांड है। या वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उस पर एक साल के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड कितना खर्चा हो सकता है, वो एग्रीगेट डिमांड है या वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। अब क्वेश्चन ये है कि भैया उन गुड्स को खरीदता कौन है, कौन डिमांड करता है इकोनॉमी के अंदर, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उनको कौन खरीदता है। तो उनको खरीदने वाले जो हैं वो होते हैं बेसिकली चार। कौन कौन होते हैं देखिए, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है, इसको कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या इसको आप हाउस होल्ड सेक्टर भी कह सकते हो। सबसे पहले जो खरीदते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, उसको खरीदते हैं हम लोग। इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, एंड एज इनकम राइजेज कंजम्पशन ऑल्सो राइजेज, एंड अ वाइस वर्सा। ये कह रहा है कि भाई एग्रीगेट डिमांड तो चलो हमें समझ में आ गया। मैंने बोला एक साल के अंदर अंदर एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनते हैं, इनकी एक्सपेक्टेड कितनी डिमांड होने वाली है, इनकी जो टोटल एक्सपेक्टेड डिमांड है वो कितनी होने वाली है, वो क्या है, वो जो है एग्रीगेट डिमांड है। जो लोग इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने वाले हैं, तो वो लोग कौन है। उसने बोला कि भाई वो जो लोग हैं ना, उस लोग के अंदर सबसे पहले जो आता है, इसको कहते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम शॉर्ट में सी से इंडिकेट करते हैं। जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे पहले खरीदने वाला कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर, वो खरीदता है सबसे पहले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है भाई, हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर जो चीज़ें यूज़ करते हैं, हम तो सबसे पहले हैं। तो वो कह रहा है भाई यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, तो वो कह रहा है भाई कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे इनकम घटती है तो भाई कंजम्पशन भी जो है वो घट जाती है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारी औकात बढ़ जाती है, तो हम कंजम्पशन ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे जैसे इनकम घटती है तो औकात घट गई, वापसी अपनी औकात पे आ जाते हैं, कंजम्पशन कम कर देते हैं। दूसरा जो बंदा है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, वो कौन है, वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम प्रोड्यूसर सेक्टर कहते हैं। और इसको जो है, जैसे उसको सी से इंडिकेट करते हैं, इसको आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर फॉर द इन्वेस्टमेंट सच एज परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका क्या मतलब हुआ कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी डिमांड कौन करता है। उसकी डिमांड एक तो करता है हाउस होल्ड सेक्टर, हम लोग करते हैं, और दूसरा जो करता है वो करता है प्रोड्यूसर सेक्टर। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने नेशनल इनकम वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है बेटा, जो प्रोड्यूसर होता है वो दो तरीके के गुड्स यूज करता है बेटा। एक यूज करता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक यूज करता है कैपिटल गुड्स। अगर आपको याद हो कुछ, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं बेटा। इंटरमीडिएट भी वो यूज़ करता है
और वो जो है कैपिटल गुड्स भी यूज़ करता है, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स नहीं है, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। और जो कैपिटल गुड्स होता है, जो कैपिटल गुड्स होता है वो बेटा फाइनल गुड होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो जो कैपिटल गुड्स होता है वो फाइनल गुड्स होते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी फाइनल गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं। फाइनल गुड्स के अंदर कौन से वो खरीदते हैं, मशीन को खरीदते हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स को जो है वो बेसिकली बाय करते हैं। तो दूसरा जो इसका कंपोनेंट है इसको कहते हैं आई, ठीक है। इसमें क्या आया बेटा, प्राइवेट इसमें आता है। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब जो है वो है बेटा हाउस होल्ड सेक्टर है इसका मतलब, ठीक है। और आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है बेटा क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर जो है, प्राइवेट प्रोड्यूसर। बेटा प्रोड्यूसर दो तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। तो हम ये कौन से आई की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं प्राइवेट वाले की, ठीक है। प्राइवेट प्रोड्यूसरों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, गवर्नमेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का नीचे हम अलग से बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द, अब जो प्रोड्यूसर, जैसे हमने प्राइवेट कंजम्पशन के अंदर पढ़ा कि जी हाउस होल्ड सेक्टर की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो भाई ये गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा खरीदता है, जैसे जैसे इनकम कम होती है तो ये गुड्स एंड सर्विसेज कम खरीदता है। बिल्कुल सिमिलरली फाइनल गुड्स और कौन खरीद रहा है, फाइनल गुड्स और खरीद रहा है प्राइवेट सेक्टर। तो जैसे यहाँ पे था इनकम और कंजम्पशन के बीच में हमारी इनकम होती है, तो ऐसे ही ये कब ज़्यादा खरीदते हैं और कब कम खरीदते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। ये कैसे पता चलेगा कि कब प्राइवेट वाला प्रोड्यूसर ज़्यादा फाइनल गुड्स खरीदेगा और कब प्राइवेट वाला प्रोड्यूसर कम खरीदेगा। कोई तो चीज़ होगी ना जिससे प्राइवेट वाला ज़्यादा कैपिटल गुड्स खरीदेगा एक सिचुएशन पे और किसी सिचुएशन पे कम खरीदेगा। तो वो कह रहा है इट इज़ अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या बेटा इसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, MEI। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कह रहा है प्राइवेट प्रोड्यूसर ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे या कम गुड्स खरीदेंगे, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा सीधा मतलब है कि प्रोड्यूसर ने लोन लिया कहीं से, उस पर जो ब्याज देना है वो इंटरेस्ट है बेटा। अगर आप खुद सोचो, अगर बेटा इंटरेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा है, आपने बैंक से लोन लिया और इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो बेटा आप क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, आप क्या गुड्स खरीदोगे, आप लोन ही नहीं लोगे। अब जब बहुत महंगा इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत महंगे इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आप इन्वेस्टमेंट जो है नहीं करोगे। और अगर 1% पे लोन मिलने लग जाए तो लोग तो फिर खाने के लिए भी लोन लेने लग जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे। तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकेंड वन इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अभी इसके बारे में बेटा हम आगे जो है चर्चा करने वाले हैं, ये भी आगे आएगा। अच्छा जी, ठीक है, फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का ये मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको चलो यहीं पे समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या करा, SBI से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया 10% के ब्याज पर बेटा, ठीक है। अब इस 10 लाख रुपए को मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा। इस 10 लाख रुपए को या तो मैं ए जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या B जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं A पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे बेटा 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इतना मुझे पैसे मिल सकते हैं।
रिटर्न मिल सकता है बदले में। और अगर मैं बी पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को जो है मान लीजिए 13% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। ये क्या है बेटा, ये जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न है बेटा, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। और ये क्या है, ये जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो अगर मैं एसबीआई से 10 लाख रुपए का लोन लूँ 10% के इंटरेस्ट पे, और उसके बाद मेरे पास ये दो ऑप्शन है कि इस 10 लाख को ए प्रोजेक्ट पे लगाऊं या बी प्रोजेक्ट पे लगाऊं। ए पे लगाऊंगा तो 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा और बी पे लगाऊंगा तो 13% का मिलेगा। तो बेटा ये तो अनपढ़ भी बता देगा कहाँ पे पैसे लगाने हैं। तो कोई कॉमन सेंस की चीज़ है भाई, हर बंदा ए को ही सिलेक्ट करेगा क्योंकि वहाँ पे 2% का ज़्यादा वो मिल रहा है। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो जिस प्रोजेक्ट पे, उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको कितनी मिलने वाली है, इट्स कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये होती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इट्स कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो दो बंदे तो ये हो गए खरीदने वाले, जो इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनते हैं। हमने बोला उनकी डिमांड कौन करता है, तो एक तो करते हैं हम लोग, एक करते हैं प्राइवेट, तीसरा जो करता है डिमांड इसकी, वो कौन है, वो है बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस अल्फ़ाबेट को हम जो है जी से डिनोट करते हैं। सरकार भी जो इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स बनते हैं, सरकार भी उसको खरीदती है बेटा। अब आप बोलोगे जी सरकार खरीद के क्या करती है, मोदी खाता है क्या खुद? तो सरकार क्या करती है खरीद के, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, इम्पोर्ट बाय गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि सरकार जो है ना, देखिए तीसरा जो कंपोनेंट है वो है बेटा जी, गवर्नमेंट भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली दो तरीके के खर्चे करती है बेटा। गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट भी करती है, जिसको गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है और गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है बेटा। दोनों ही चीज़ें करती है गवर्नमेंट। कैसे करती है, अब देखिए, गवर्नमेंट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेटा जैसे प्राइवेट सेक्टर होते हैं ऐसे पब्लिक सेक्टर भी होते हैं बेटा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से जितने भी होते हैं सरकारी कंपनियां, तो सरकारी कंपनी है वो सरकार ने इन्वेस्ट करा है। अब जब वो कंपनियां खुलेंगी तो उनके अंदर भी बेटा मशीन वगैरह चाहिए, जैसे इन प्राइवेट वालों को चाहिए ऐसे तो सरकारी वालों को भी चाहिए, तो ये भी मशीनें खरीदेंगे बेटा। और गवर्नमेंट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जैसे जितने भी बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, आंगनवाड़ियाँ होती हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट चीज़ें हैं, पुलिस है, एयरफोर्स है, हर जगह। अब देखो यहाँ सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में बेटा खाना मिलता है, मिड डे मील जिसको हम कहते हैं स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, और हॉस्पिटल में भी बेटा सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, दोपहर का आपको लंच मिलता है, डिनर मिलता है, सब मिलता है हॉस्पिटल में। तो वो कहाँ से आ रहा है वो भैया, सरकार पहले वो बाय करती है ना किसी से, फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा होगा, यहाँ बनेगा और ये रोज जाएगा यहाँ से। तो जो फाइनल गुड्स है, जैसे हम अपने घर के लिए खरीदते हैं ऐसे सरकार भी खरीद रही है कहीं ना कहीं से। तो सरकार जो है, आप देखो, सरकार जो है कंजम्पशन भी करती है, सरकार कंजम्पशन भी करती है, सरकार इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह यहाँ पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन होती है बेटा। तो चाहे सरकार इन्वेस्टमेंट करे, चाहे सरकार कंजम्पशन करे, कुछ भी करे, टोटल इन दोनों पे जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। मतलब सरकार भी भाई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है जो इकोनॉमी के अंदर बनते हैं। सरकार ज़्यादा खरीदेगी या सरकार कम खरीदेगी, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। उसने क्या बोला,
भाई हर चीज़ अफेक्टेड है। जैसे हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम पे हमारी। प्राइवेट वाला ज़्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी या कम खर्चा करेगी ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको बेटा फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, जिसको आप आम भाषा में गवर्नमेंट बजट के नाम से भी आप इसको जान सकते हो, जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, सरकार की इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हो या गवर्नमेंट पॉलिसी भी कह सकते हो। सरकार अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज लाकर ये जब सरकार को ज़्यादा करना होता है तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, जब सरकार को कम करना होता है, कम खरीदने होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो सरकार कम कर देती है अपने एक्सपेंडिचर। तो ये है तीसरा बंदा जो इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है। अच्छा जी, और कौन लोग खरीदते हैं इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स है? लास्ट जो बंदा है जो इसको खरीदता है वो है बेटा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट का जो मतलब होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने नेट एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे देश भी खरीदते हैं हमारी वस्तुएं, हम तो खरीद ही रहे हैं, हमारे देश के अंदर हम लोग खरीद रहे हैं, सरकार खरीद रही है, प्राइवेट वाला खरीद रहा है, हम तो खरीद ही रहे हैं। दूसरे देश के लोग भी हमारी खरीदते हैं और हम भी दूसरे देशों की गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। तो अगर मुझे नेट निकालना हो, हमने दूसरे देशों ने हमारी कितने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, तो हमें इसको जो डिनोट करते हैं बेटा वो करते हैं x माइनस एम से। मतलब हमने टोटल जितना भी एक्सपोर्ट किया, दूसरे देशों को जितना बेचा, उसमें से अगर हम माइनस कर दें इंपोर्ट, दूसरे देशों से जितना खरीदा, एक्सपोर्ट में से अगर हम इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है नेट हमने दूसरे देशों को कितना बेचा। जैसे कि 5 लाख का मैंने दूसरे देशों को बेचा और 2 लाख का दूसरे देशों से खरीदा, तो अगर नेट हम बात करें तो हमें ये पता चल गया 3 लाख का नेट हमने दूसरे देशों को माल बेचा है। मतलब दूसरे देशों ने नेट हमारे गुड्स की कितनी डिमांड करी है, हमारे गुड्स पे कितना पैसा खर्च करा है, ये मुझे पता चल गया। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। ये 4 बंदे हैं जो एक इकोनॉमी के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं उनको खरीदते हैं बेटा। कौन कौन निकल के आए हमारे पास? हमारे पास निकल के आए 4 बंदे। एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो जो है बेटा, एक तो हम लोग खरीदते हैं, सी प्राइवेट प्रोड्यूसर खरीदते हैं, आई गवर्नमेंट खरीदती है, जी और बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दूसरे देशों के लोग भी हमारी वस्तुएं खरीदते हैं। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन जो बेटा बनता है एग्ज़ाम के अंदर वो बनता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके कंपोनेंट बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक साल के अंदर अंदर एक इकोनॉमी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनकी एक्सपेक्टेड टोटल कितनी डिमांड होने वाली है, लोग उनको कितना खरीदने वाले हैं, उसको बेटा एक्सपेक्टेड डिमांड कहते हैं। या लोग उन पे कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, ये भी कह सकते हो। डिमांड की बात करें या एक्सपेंडिचर की बात करें, दोनों सेम ही चीज़ होती है। तैयार हैं बोला है बेटा मैंने, कर नहीं दिए, कितना प्लान बना रहे हैं, प्लान वाली एग्रीगेट डिमांड है बेटा, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल नहीं है। कितना खर्च करने का प्लान बना रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। पूरे चैप्टर में हम जो बात कर रहे हैं प्लान एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, ना कि एक्चुअल की। चलो जी, ये बात तो समझ में आ गई कि जी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, और ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम ही होता है, ठीक है। और इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो अगर बेटा वो आपसे ये पूछता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और उसके कंपोनेंट बताइए, तो आपको ये चारों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अगर वो कंपोनेंट पूछे तो चारों लिखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हमें अभी जो पढ़ना है वो बेटा हमें ये नहीं पढ़ना, अभी हमें ये नहीं पढ़ना। अभी हमें हमारे सिलेबस के अंदर, अभी हम केवल 12th स्टैंडर्ड में हैं, अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि एग्रीगेट डिमांड जो है
वो C प्लस I इसका सम होती है। ये जब हम ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तो हमारे टॉपिक के अंदर G और नेट एक्सपोर्ट ये भी जुड़ जाएगा, बट अभी हमारे को सिर्फ ये पढ़ना है। वैसे एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड जो है वो C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये सब होती है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस के अंदर जब हम बेटा केवल इन दोनों की बात करते हैं तो इसको कहते हैं बेटा टू सेक्टर के मॉडल के अंदर हम बात कर रहे हैं। टू सेक्टर कौन कौन से हैं बेटा? C क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर, और I क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हम हमारे सिलेबस के अंदर केवल टू सेक्टर मॉडल के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या है केवल हमें उतना पढ़ना है। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं बेटा तो ये बन जाता है थ्री सेक्टर का मॉडल, और अगर हम इन चारों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है फोर सेक्टर का मॉडल। बट हमारे सिलेबस के अंदर अभी 12th स्टैंडर्ड में CBSE के सिलेबस में केवल टू सेक्टर मॉडल के अंदर एग्रीगेट डिमांड को पढ़ना है, 3 और 4 सेक्टर के अंदर नहीं पढ़ना। बट अगर वो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है उसके कंपोनेंट पूछे तो लिखने चारों हैं बेटा। अगर वो क्वेश्चन में उसके कंपोनेंट पूछता है तो चारों लिखने हैं। अभी हमें सिर्फ पढ़ना आगे जो ब्रीफली जो पढ़ना है वो केवल C और I पढ़ना है। तो बेटा एक बात तो आप इसको घोल कर पी जाइए कि AD इज इक्वल टू C प्लस I, AD इज इक्वल टू C प्लस I। AD और AE एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बेटा दोनों बराबर होते हैं, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। और क्या ध्यान रखना है, कौन सी की बात कर रहे हैं? प्लान की बात कर रहे हैं बेटा, प्लान। एक्सपेक्टेड, एक्चुअल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखनी है। लोग एक साल के अंदर अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने जा रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी होने वाली है। ये चारों बंदे प्राइवेट वाला, हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और नेट एक्सपोर्ट, ये चारों बंदे एक साल के अंदर अंदर कितनी डिमांड करने वाले हैं उसकी। बट मैंने बोला अभी तो हमारे सिलेबस के अंदर केवल टू सेक्टर है, तो मेरे टू इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक साल के अंदर अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उसको हाउस होल्ड सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों सेक्टर एक साल के अंदर अंदर कितनी एक्सपेक्टेड डिमांड करने वाले हैं, या ये दोनों के दोनों सेक्टर्स एक साल के अंदर अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, जितना प्लान कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सी क्या था? सी था बेटा आपका प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, और आई क्या था? प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं वो जो है वो बेटा आई है। तो अब हमें डीपली क्या पढ़ना है? अब हमें डीपली इनमें घुसना है बेटा, सी के अंदर और आई के अंदर, इन दोनों के अंदर अब हमको डीप में घुस के बात करनी है। सी क्या होता है? ये इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम घटने से कंजम्पशन घटती है, ये सब क्या है? ये मार्जिनल एफिशिएंसी, इंटरेस्ट वगैरह, ये सब क्या होता है? कैसे एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनता है? ये सब चीज़ें अब हमें ज़रा डीप से पढ़नी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि एग्रीगेट डिमांड जो है ना, एग्रीगेट डिमांड जो है इसका रिलेशनशिप आपको बताया गया है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप बताया गया है एग्रीगेट डिमांड का, एक तो बताया गया है प्राइस लेवल के उसमें, और एक आपको बताया गया है इनकम के लेवल के उसमें। मुझे एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है सी प्लस आई, ठीक है, सी प्लस आई ये मेरे को पढ़ना है। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है इसको भी हम दो जगह स्टडी कर सकते हैं बेटा। एग्रीगेट डिमांड की जो स्टडी है वो दो लेवल पर हो सकती है। एक तो हो सकती है प्राइस के लेवल पे, और एक जो हो सकती है एक होती है इनकम के लेवल पे। हम जानते हैं बेटा प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती है। तो प्राइस के बीच में और एग्रीगेट डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस कौन से बेटा? यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात चल रही है। यहाँ पे जो बात चल रही है बेटा, ये बात चल रही है इन्फ्लेशन की, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल उसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस लेवल है वो पूरे देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस चल रही है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो प्राइस के साथ एग्रीगेट डिमांड का जो रिलेशन होता है वो तो बेटा
इन्वर्स होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। वहीं अगर हम इनकम की बात करते हैं अगर, तो बेटा इनकम में हमने एक माइक्रो में भी पढ़ा था कि भाई जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो डिमांड ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे भी बेटा सेम सिनेरियो है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम घटती है एग्रीगेट डिमांड घटेगी, है ना। तो अगर जैसे अगर मैं इसकी कर्व की भी अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसके कर्व की भी बात करता हूँ बेटा, तो जब नेगेटिव वाला होगा तो लाइक इस तरीके से बनता है डिमांड कर्व, है ना। तो मान लो ये बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं प्राइस के उसमें बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे प्राइस ले लूँ और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ले लूँ तो इस तरीके से बनेगा। जबकि अगर मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लूँ तो बेटा ये इस तरीके से बनेगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि इनकम के साथ जो है वो बेटा पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है और प्राइस के साथ नेगेटिव होता है। जैसे 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 अब की बार मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अब की बार मैंने यहाँ पे लिया है इनकम और यहाँ पे मैंने लिया है एग्रीगेट डिमांड। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है एग्रीगेट डिमांड जो वो बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। हमारे सिलेबस के अंदर जो है ये नहीं है बेटा, हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है ये कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट इन सिलेबस, ठीक है। हमें ये नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में ये है कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड, इनके बीच में हमें स्टडी करनी है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम घटती है एग्रीगेट डिमांड घटती है। सी क्या होता है, आई क्या होता है, इसके बारे में हमें जो है, इसके बारे में हमें जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमको पढ़ना है। देखिए हमें बात करनी है केवल दो सेक्टर की, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो बेटा जो टू सेक्टर की इकोनॉमी होती है, देखिए मैंने आपको बोला अगर हम केवल सी और आई की बात करते हैं तो बेटा ये होती है टू सेक्टर। अगर हम जी को और जोड़ देते हैं तो ये होता है थ्री सेक्टर, और अगर हम इसको भी जोड़ देते हैं तो ये होता है फोर सेक्टर। जो ये दोनों जो होते हैं बेटा, ये दोनों टू सेक्टर और थ्री सेक्टर, इसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जो दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती, उसको क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो मैंने यहाँ देखो दो और तीन, टू सेक्टर में और थ्री सेक्टर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, वो तो अलग है। यहाँ पे है फोर सेक्टर में। तो दो और तीन की जो इकोनॉमी होती है उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, और जो फोर सेक्टर की होती है उसको जो है ओपन इकोनॉमी कहते हैं। मतलब कि जब हम एग्रीगेट डिमांड की फोर सेक्टर के अंदर बात करते हैं तो मतलब हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। और जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर भी बेटा दो तरीके की इकोनॉमी होती है। दो तरीके की, आप किस पे बात कर रहे हो, टू सेक्टर पे या थ्री सेक्टर में? क्लोज के अंदर तो दो सेक्टर है, एक दो भी है एक तीन भी है। तो हमारे सिलेबस के अंदर तीन नहीं है बेटा, ना तो तीन है ना चार है, हमें केवल टू सेक्टर के रिगार्डिंग बात करनी है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। तो अब यहाँ पे हम देखिए इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड के केवल दो कंपोनेंट होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो एज अ टू सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, तो जो एग्रीगेट डिमांड है या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो किस किस का सम हो जाएगा बेटा? वो सम हो जाएगा कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का, इन दो चीज़ों का जो है वो सम हो जाएगा बेटा। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है बेटा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमें जो बात करनी है बेटा वो प्राइस पे नहीं, हमें इनकम के लेवल पे बात करनी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे इनकम लिखी हुई है, ठीक है। पहले मेरी इनकम 0 थी, फिर 100 हो गई, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, इनकम बढ़ रही है बेटा मेरी, ठीक है। तो एक मैंने कॉलम बनाया है इनकम का, एक मैंने बनाया है कंजम्पशन का, एक मैंने बनाया है इन्वेस्टमेंट का, और एक मैंने बनाया है एग्रीगेट डिमांड का।
ये मैंने जो है यहाँ पे 4 कॉलम बनाए हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इनकम को इस चैप्टर में वाई से इंडिकेट करते हैं बेटा, वाई से, ये ध्यान रखना है। वाई से क्यों करते हैं, आई से क्यों नहीं करते जी? क्योंकि आई जो है बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी आई जो है वो इन्वेस्टमेंट ले गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को जो इस चैप्टर में इंडिकेट करते हैं वो आई से करते हैं। तो क्योंकि आई वो ले गया, इसलिए यहाँ पे इनकम को हम आई से नहीं डिनोट कर सकते, इसको इस चैप्टर में हम यहाँ पे इनकम को वाई से इंडिकेट करते हैं। तो ये टेबल क्या है, फिलहाल तो अभी आपको समझ ही आ रहा होगा कि भाई ये एडी जो है वो सी प्लस आई का सम है। यहाँ पे सी लिखा हुआ है 50, 100, 150, 200, 250, 300, यहाँ भी 100, 100, 100 लिखा हुआ है, और इसने इन दोनों का सम है। बट हमें ये पढ़ना है यहाँ 100 क्यों लिखा हुआ है और यहाँ पे ये क्या है, ये हमें ज़रा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ लिखा है ऑटोनोमस वगैरह, ये सब क्या होता है, इसके बारे में हमें ज़रा थोड़ी चर्चा करनी है। देखिए, तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि भाई 2 सेक्टर मॉडल जो होता है, 2 सेक्टर मॉडल के अंदर जो एग्रीगेट डिमांड है वो सी प्लस आई का जो है वो सम होती है। अब मैंने बोला भाई एग्रीगेट डिमांड को हम प्राइस लेवल के उसमें भी पढ़ सकते हैं और इनकम के उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो हमने एक टेबल बनाई यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम, यहाँ लिखा हुआ है इनकम, यहाँ लिखा हुआ है कंजम्पशन, यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ लिखा हुआ है एडी। ये जो एडी है ये जो है सी प्लस आई का सम है, ठीक है। और मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर इनकम को जो है वो किससे डिनोट करते हैं, वाई से, और क्यों डिनोट करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब आप ये देखेंगे मेरी इनकम पहले नहीं है, मेरी इनकम बिल्कुल ज़ीरो है, फिर मेरी इनकम 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई, फिर 400 हुई, और फिर 500 हुई, ठीक है। लेकिन आप बेटा यहाँ पे एक बात अगर आप गौर करेंगे, 2 चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। पहली बात तो यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट के नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऑटोनॉमस, ठीक है। तो अभी हम जो है इसको सी को और इसको आई को, इसको जो है अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी ये फ़िलहाल सिर्फ आपको एग्रीगेट डिमांड पढ़ा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जो है बेटा 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और दूसरी जो होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनॉमस हमारे को कौन सी पढ़नी है, जो हम वो आई की जो बात कर रहे हैं, हमारे को कौन सी पढ़नी है, हमारे को पढ़नी है ऑटोनॉमस। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है कि चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे, ये बेटा फिक्स रहती है, इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम से प्रॉपरली फ्री होती है, इनकम बढ़ने पे या इनकम घटने पे बढ़ती या घटती नहीं बल्कि फिक्स रहती है, इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे भी आएगा। तो इसका जो कर्व है वो बेटा कुछ इस तरीके से बनता है आई, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बेटा जब मेरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान से सुननी है, जब मेरी इनकम 0 है, मैं कमा नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है कंजम्पशन किया जा रहा है, कितने का, 50 रुपये का। 0 इनकम पे 50 रुपये की कंजम्पशन कर रहा हूँ और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है बेटा, जब आप कमा ही नहीं रहे तो कंजम्पशन कैसे कर रहे हो, क्योंकि बेटा जीवन जीने के लिए कंजम्पशन ज़रूरी है। भले ही इनकम हमें उस चीज़ की परमिशन दे या ना दे, जीवन जीने के लिए कंजम्पशन करनी ही पड़ती है। भले ही बेटा कोई सड़क पे फिरता हुआ पागल हो, चरसी हो, नशेड़ी हो, कोई भी हो, पागल क्या खाना नहीं खाते, रोज़ खाते होंगे, वो तो नहीं कमा रहे, 0 रुपये कमाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके भीख मांग के, जैसे तैसे करके, कुछ भी करके कंजम्पशन करते हैं। इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन करते हैं, कैसे, चलो वो तो उसकी बात हो गई। हम लोगों पे क्या ये अप्लाई होगा, 0 इनकम पे हम कंजम्पशन कर सकते हैं, चलो वो तो एक अलग बात हो गई कि वो पागल हैं, वो ऐसे हैं। हम लोगों पे कैसे अप्लाई होगा, जब बेटा मान लीजिए जब लॉकडाउन लगा, ठीक है, तो लोगों की जॉब चली गई, अब इनकम नहीं हो रही, अब वाई कितना हो गया, वाई जो है 0 हो गया, क्योंकि जॉब चली गई लोगों की, ठीक है, वाई 0 हो गया। तो फिर लोगों ने कंजम्पशन कहाँ से करी,
फिर लोगों ने जो कंजम्पशन करी वो करी अपनी सेविंग से, उधार लेके, कैसे भी करके कंजम्पशन तो करनी पड़ेगी ना भाई, जीवन जीना है, जिंदा रहना है तो कंजम्पशन तो करनी पड़ेगी, इनकम हो या ना हो। तो बेटा तब लोगों की सेविंग काम आई, या लोगों जिसके पास सेविंग नहीं थी उसने भैया उधार लिया, अपना कैसे भी करके जुगाड़ करके कंजम्पशन करी, भैया खाने को तो चाहिए, भैया इनकम जीरो हो। तो ऐसी कंजम्पशन जो इनकम जीरो होने पर भी की जाती है, इट्स कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। बेटा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछी जाती है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है? वो कंजम्पशन जो लेवल, इनकम का लेवल जब जीरो होता है, इनकम का लेवल जब जीरो होता है तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन की जाती है, इट्स कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसको बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, और इसको सी बार से इंडिकेट करते हैं। सी बार पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो 50 है ये क्या है? ये जो 50 है ये सी बार है। भले इनकम जीरो है लेकिन भाई कंजम्पशन तो होगी, चाहे इनकम इसकी परमिशन दे या ना दे। ये बेटा क्यू फिक्स है, मैंने आपको बताया। अभी आई के रिगार्डिंग हम डीपली भी बात करेंगे आगे, क्योंकि हमें 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ऑटोनोमस और एक होती है इंड्यूस्ड। हमें कौन सी पढ़नी है? ऑटोनोमस। तो ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के लेवल से फ्री होती है, दैट्स वाई ये कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये फिक्स है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ी, मेरी इनकम 100 ही तो 100 की कंजम्पशन, 200 ही तो 150 की कंजम्पशन, 300 ही तो 200 की कंजम्पशन। ये फिर मेरी इनकम बढ़ने से देखोगे आप, जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रही है। फिर बेटा मैंने इनका सम कर दिया तो मेरे पास क्या निकल के आ गया? मेरे पास निकल के आ गया ये एग्रीगेट डिमांड, ये निकल के आ गया बेटा मेरे पास। तो अगर हम बेटा इसके कर्व की बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, अच्छा आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, अगर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती बेटा, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कंजम्पशन तो करना पड़ेगा। इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती बेटा, गोल के पी जाइएगा ये बात। तो अगर हम इसका कर्व बनाना चाहें, अगर हम इसका कर्व बनाना चाहें एग्रीगेट डिमांड का, तो वो कर्व है, वो कर्व जो है वो किस तरीके से बनेगा वो हमें समझना है। अभी हम केवल एग्रीगेट डिमांड का कर्व समझ रहे हैं, अगली क्लास में हम जो है, अगली क्लास में हम सी का आई का इंडिविजुअली पढ़ेंगे बेटा। देखिए मैं अभी फ़िलहाल आपको रफ में बता रहा हूँ। अगर हम बेटा सी की बात करें, केवल सी की, तो बेटा सी का जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है। क्यों? यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि मैं, ये ओरिजिन होता है बेटा, ये जीरो है। मैंने बोला भाई ये जीरो नहीं होता कभी भी, कंजम्पशन का कुछ लेवल रहेगा ही रहेगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में कितना है 50, ये रहेगा ही रहेगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो है कंजम्पशन भी बढ़ती रहेगी, इसलिए बेटा ये इस तरीके से बन रहा है। वहीं अगर मैं आई की बात करूं, अगर मैं आई की बात करूं तो मैंने बोला भाई हम बात करते हैं ऑटोनोमस की, जो फिक्स रहता है, चाहे इनकम 100 हो, चाहे इनकम 200 हो, चाहे इनकम 500 हो, चाहे इनकम जीरो हो, ये फिक्स रहता है। इसका कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एडी क्या है? एडी जो है वो सी प्लस आई का सम है। तो अगर बेटा हम एग्रीगेट डिमांड के कर्व की बात करें, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको ये कर्व समझना है। इसके अगर हम कर्व की बात करें तो देखो, ये बेटा एग्रीगेट, ये सी है, ये सी का कर्व है, ये मान लीजिए ये आई का कर्व है, ठीक है, ये सी का कर्व है, ये आई का कर्व है, मान लीजिए ये, इन दोनों को जोड़ना है बेटा। सी और एग्रीगेट डिमांड सी और आई का सम है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो फाइनल जो हमारे पास कर्व बनता है वो बनता है इस तरीके से, ए डी सी प्लस आई, इन दोनों का सम। मतलब अगर हम केवल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर हम बनाते हैं या एग्रीगेट डिमांड का अगर हम कर्व बनाते हैं तो ये बेसिकली इस तरीके से बनेगा, ए डी। ये आपको ध्यान रखना है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा बेटा। क्यों? ना तो सी जीरो होगा ना आई जीरो होगा, दोनों ही जीरो नहीं होंगे, इसलिए ए डी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सी डज नॉट इक्वल टू जीरो, आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट वाई इज इक्वल टू जीरो। इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होंगे। ये 4 बातें घोल कर पी जानी है, आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है।
नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम ये सी वाइडर उसमें पढ़ने वाले हैं और ये आई वाइडर उसमें पढ़ने वाले हैं। क्यों ये ऐसा बना, क्यों ये ऐसा बना, क्या सी होता है, क्या ये होता है, उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, 2 सेक्टर के मॉडल में एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे बनता है, और सी आई ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है।